हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टू शाइन लाइक द सन वन मस्ट फर्स्ट लर्न टू बर्न लाइक द सन। हम सूरज की तरह चमकना तो चाहते हैं, हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारी ख्याति को जाने समझें, हमें प्रेज करें, लेकिन क्या हम उसकी तरह जलने के लिए, उसकी तरह मेहनत करने के लिए तैयार हैं? राइट, विच मीन्स कि आज जो भी सफल लोग हमें हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम अपनी प्रेरणा मानते हैं, हमें उनकी सफलता तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितनी अथक मेहनत करी है, कितनी दिन रात जाग के काटे हैं, मेहनत करके खून पसीना एक करके काटे हैं, हमें क्या वो भी हम करने को तैयार हैं? क्या वो भी हमें दिखता है? ठीक है। और इसी बात को ध्यान में रखो कि अगर आपको वाकई में आप चाहते हो फेमस होना, या फेमस नहीं भी होना, सफलता हासिल करना, तो उस सफलता के लिए मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुल, बोलते हैं रिश्ते जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं। हाउएवर आई ऑफन व्यू देम थ्रू द लेंसेज ऑफ बाउंड्रीज। बोल रहे हैं हालांकि मैं अक्सर इन रिलेशनशिप्स को कैसे देखता हूँ? एक चश्मे से देखता हूँ। किस चश्मे से? बाउंड्रीज के चश्मे से। बाउंड्रीज क्या होता है? सीमाएं। किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, राइट। जो हम बोलते हैं ना, प्राइवेसी है, हर एक रिश्ते की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, उससे आगे आप नहीं जा सकते और जाना चाहिए भी नहीं। तो ये वो बाउंड्रीज है जो कि डीपली, बहुत गहराई से इनग्रेन मतलब गहराई से गड़ी हुई है, जमी हुई है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन से ही उनके अंदर वो थोप दी गई है, भर दी गई है, एंड ओवर डिकेड्स। और जो कई सालों का उनका एक्सपीरियंस रहा, बचपन से आपके अंदर कुछ चीज़ें डाल दी गई। फिर आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा, ऐसा कई फैमिलीज में देखा गया है कि उनको पापा की साइड के जो रिश्तेदार होते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं होते, है ना। चाहे चाचा बुआ ताया वगैरह ये सब होते हैं, उनके साथ में ज़्यादा अनबन ही रहती है ना। और कुछ कुछ अच्छा करना हो या हो रहा हो तो उनको बताना नहीं होता। वहीं मम्मी के साइड के जो रिश्तेदार होते हैं, मौसी मामा जी वगैरह, उनके साथ में हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, बच्चों के साथ में भी, है ना। और उनके साथ में हम सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन पापा वाली साइड वालों से बचा के रखते हैं। बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है, जरूरी नहीं है हर किसी फैमिली में हो। वो क्यों? वो बचपन से उनके अंदर आ गया, कई दशकों का एक्सपीरियंस है। अब बड़े हो गए तो अब अचानक से आप पापा की साइड के कजन्स के साथ में क्लोज नहीं हो सकते, है ना। I fail to grasp that human relationships are pure and unadulterated emotion। बोल रहे हैं मुझे इस बात को समझने में, ग्रास्प करना मतलब समझना, इस बात को समझना मुझे सफल नहीं हो पाता मैं इस बात को समझने में कि इंसानी रिश्ते जो हैं वो प्योर होते हैं और अनअडल्ट्रेटेड इमोशंस। अनअडल्ट्रेटेड मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो बिल्कुल शुद्ध इमोशंस है वो। ठीक है, ये समझना मेरे लिए असंभव है। दे कैन नॉट फॉलो एनी साइंटिफिक फॉर्मूला, इनमें कोई साइंटिफिक फॉर्मूला भी नहीं लगता। आई ऑल्सो नीड टू कर्ब माई टेंडेंसी टू जज द रॉ इमोशंस। बोल रहे हैं कि मेरे अंदर एक क्षमता है, एक मेरे अंदर टेंडेंसी है, क्षमता है कि मैं किसी के रॉ इमोशंस होंगे मैं उनको भी जज करूंगा। हो सकता है कोई व्यक्ति वास्तविकता में रो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है ओवर एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ये तो सिंपथी पाने का इसका तरीका है, राइट। इस तरीके से। एंड रिएक्शंस ऑफ अदर्स सोनली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। और जो मेरे रिएक्शंस होते हैं दूसरों के पेस, रिएक्शंस ऑफ अदर्स सोनली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, कि मैं दूसरों के इमोशंस को, उनके बिल्कुल रॉ इमोशंस मतलब बिल्कुल अमिलावट वाले, बिना किसी मिलावट वाले इमोशंस जो है, मेरी क्षमता है कि मैं उनको जज करता। किसके बेसिस पे? मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। किसी व्यक्ति का कैसा रिएक्शन हो सकता है या होना चाहिए, वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं जज करता हूँ। तो मुझे इस चीज़ को कर्ब करना चाहिए, यानी कि कम करना चाहिए। आई एम द ओल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई जनरेशन इन द इंटायर फैमिली। बोल रहे हैं अपने परिवार में, अपनी जनरेशन का मैं सबसे बड़ा बच्चा हूँ, घर का सबसे बड़ा बेटा या बेटी हो सकता है। A lesson deeply ingrained into my psyche by my elders was that I needed to be mindful of the youngsters and guests came first। बोल रहे हैं कि मेरे दिमाग में एक बहुत गहरे से एक सीख डाल दी गई थी
कि जहन में, साइक में मतलब मन में, जहन में हमारे घर के बड़ों द्वारा कि मुझे बहुत ही माइंडफुल यानी कि सचेत सावधान रहना चाहिए अपने यंगस्टर्स के प्रति, यानी कि जो भी युवा हैं मुझसे छोटे हैं उनके प्रति मुझे सावधान रहना चाहिए। और हमेशा गेस्ट केम फर्स्ट, यानी कि अगर गेस्ट के कोई भी घर में सामान आया है तो पहले वो गेस्ट को दिया जाएगा, ठीक है। I discharged my responsibilities with the utmost care till I had my first setback in my early teens। बोल रहे हैं डिस्चार्ज करना मतलब उनका पालन करना। तो जो भी जिम्मेदारियां मेरे को ये सिखाई गई मैंने उसका बड़े ही सावधानी पूर्वक उनका निर्वाह किया, जब तक मेरे शुरुआती टीनेज में मुझे पहला सेटबैक यानी कि पहला झटका मिला। A much younger cousin was playing with my sister। बोल रहे हैं एक बड़ा ही छोटा सा मेरा कजन जो है मेरी बहन के साथ में खेल रहा था। Like all children, फिर सभी बच्चों जैसे करते हैं, they also started fighting for the same toy। तो वो दोनों भी एक ही टॉय के लिए लड़ने लग पड़े। It fell upon me to mediate। तो फिर मेरे ऊपर आ गया कि मैं इन दोनों के बीच में अब मध्यस्थ बनूं, मैं इन दोनों को समझाऊं। My sister did not say anything but burst into tears when I tried to explain that it was our responsibility to take care of our younger guest। तो बोल रहे हैं मेरी बहन ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ जोर जोर से रोने लग पड़ी जब मैंने उसको ये समझाने की कोशिश करी कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो घर में छोटे गेस्ट आए हुए हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। Her tears taught me an important lesson। उसके आंसुओं ने मुझे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सीख सिखा दी। We have tried hard not to burden our daughters with unnecessary baggage। हमने बड़ा ही कोशिश करा था कि हम अपनी बेटी को कुछ अननेसेसरी भार से दबा ना दें, गैर जरूरी भार से उसको दबा ना दें, यानी कि उसके ऊपर ज्यादा अननेसेसरी जिम्मेदारियां ना डालें। A few days into my first posting in the railways। बोल रहे हैं रेलवेज में अभी मेरी पोस्टिंग को कुछ ही दिन हुए थे कि I was asked to chair the farewell meeting of a retiring staff। मुझे कहा गया कि एक रिटायर हो रहा स्टाफ था उसकी फेयरवेल मीटिंग को चेयर करना यानी कि उसका अध्यक्ष बनकर आना। I was the senior most official in the gathering at the relatively young age of 25। तो बोल रहे हैं कि उस गैदरिंग में, उस मीटिंग में, वहां पे जस्ट जहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे, मैं वहां पे सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल था, वो भी बड़ी ही युवा एज में 25 साल की उम्र में, यानी कि उनका पद बड़ा था लेकिन उम्र कम थी। I was taken aback when I was asked to speak a few words। मैं एकदम taken aback मतलब हक्का बक्का रह जाना, मैं एकदम भौचक्का रह गया जब मुझे उनने कहा कि भाई आप कुछ शब्द कहिए। एलोक्वेंस इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग सूट। एलोक्वेंस मतलब वाक्पटु होना, वाक कुशल होना, भाषण शैली में कुशलता रखना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, यानी कि मेरे लिए ये कोई आम बात नहीं है, मैं इतना अच्छा बोल नहीं सकता, वक्ता नहीं। आई प्रेफर ब्रेविटी। मुझे पसंद है ब्रेविटी। ब्रेविटी यानी संक्षिप्त, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, शॉर्ट में बात निपटाना। और इवन साइलेंट ब्रूडिंग, या फिर मैं चुपचाप मूक बनकर सिर्फ विचारों में खोया रहूं या मूक दर्शक बन के रहूं, मतलब मैं बोलूं ना। ओवर अ लॉन्ग ड्रॉन फ्लोरी स्पीच, बजाय इसके कि मैं कोई लंबी बहुत ही शब्द कुशलता वाली स्पीच दूं, उसके बजाय मैं चुपचाप रहना पसंद करता हूँ। आई रिमेंबर माई इम्प्रॉम्प्टू वर्ड्स इवन 4 decades लेटर। अब आज 40 साल बाद भी मुझे वो इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है कि एकदम तुरंत ही आपने सोच के कुछ कहा, वो हो गया इम्प्रॉम्प्टू। तो वो इम्प्रॉम्प्टू जो मैंने स्पीच दी उसके शब्द मुझे आज 40 साल बाद भी याद है। I compared the professional journey of everyone from the time of joining till retirement to the life of a rose and the fragrance that it spreads till the end। बोल रहे हैं कि मैंने सबकी प्रोफेशनल जर्नी जो थी, जिस चाहे ज्वाइनिंग से लेके रिटायरमेंट तक, उसको मैंने गुलाब और उसकी खुशबू के साथ में कंपेयर करा, जो अंत तक उसकी खुशबू जिस तरीके से रहती है या जाती है उसके साथ में। I also compared the new life that the staff would embark upon from the next day to the blooming of a new flower। और मैंने जो अब ये स्टाफ रिटायर होके अब अपना कल से अगले दिन से एक नई जर्नी स्टार्ट करेगा, नई जिंदगी जिएगा, उसको भी मैंने एक नए फ्लावर के खिलने के साथ में कंपेयर करा, उसके साथ में उसका लिंक बैठा के भाषण दिया अपना। The staff had tears of gratitude in his eyes। तो वो जो स्टाफ था उसके कृतज्ञता के उसके आंखों में आंसू थे।
द सुपरवाइजर्स अपलॉडेड मी फॉर वर्ड्स वेल सेड। जो सुपरवाइजर थे उन्होंने मुझे अपलॉड करा, तालियां बजाई, क्योंकि मैंने बहुत ही सही और बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन करा और अच्छी भाषण दिया। It was Bengal where words spoken from the heart are also received with utmost sincerity. ये बंगाल का इलाका था जहाँ पे जो शब्द आप दिल से कहते हैं उनको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में रिसीव किया जाता है, बहुत ही शालीनता के साथ में उनको रिसीव किया जाता है। I had developed an instant connection and lasting relationship with them. तो मेरा उनके साथ में एक तुरंत कनेक्शन बन गया और एक ऐसा रिश्ता बन गया जो बहुत ही स्थायी था। They recognized me as a sensitive soul they could uninhibitedly approach for help। बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे एक ऐसी व्यक्ति के तौर पे, एक ऐसी सेंसिटिव व्यक्ति के तौर पे समझ लिया कि जिसको वो बेरोक टोक, अनहेबिटेडली मतलब कि बेरोक टोक ही वो अप्रोच कर सकते हैं। I may not always have been of much assistance। हो सकता है कि मैं हमेशा उनकी मदद ना कर पाया हूँ, but it was enough for the person to unburden। लेकिन ये होता है, आप अपने दोस्तों के साथ में कभी अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसके पास में आपकी परेशानियों का समाधान हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा परेशानी में हो, लेकिन आपने बात कर ली ना तो आपका मन हल्का हो जाता है। तो वही ये कह रहे हैं कि लेकिन इतना ही काफ़ी था कि किसी व्यक्ति का मैं मन हल्का करवा पाता था, वो मुझसे बात करके अपना मन हल्का कर लेता था। A young neighbor told me that she finds me unduly sensitive to certain situations। बोल रहे हैं मेरे एक पड़ोसी थे जो बड़े युवा थे, उन्होंने मुझे कहा कि वो ऐसा समझते हैं कि बहुत ही unduly मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कुछ स्थितियों को लेकर। She said that she and probably many more look up to me for guidance। बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि वो और शायद और भी कई लोग उनकी तरफ गाइडेंस के लिए देखते हैं कि ये आप हमें कुछ सलाह देंगे, हमें कुछ सजेशंस देंगे, उस तरफ से देखते हैं। She went on to mention that I need to curb my impulsive reactions। फिर वो आगे बढ़े और उनने मेंशन करा कि मुझे अपने जो इम्पल्सिव रिएक्शन, इम्पल्सिव मतलब तुरंत जो रिएक्शन आता है ना, किसी ने कुछ कहा और तुरंत आपने रिएक्शन दे दिया, उसको कम करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। माई रिस्पॉन्स वॉज दैट आई एम एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन। तो उसका तुरंत जवाब मेरा क्या आ गया, फिर मेरा वो तुरंत रिएक्शन आया, तुरंत जवाब आया कि मैं हूँ ऐसा, मैं बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव हूँ, मैं इमोशनल व्यक्ति हूँ। एंड आई हैव स्पेंट अ लाइफ टाइम वरिंग अबाउट अदर्स। और मैंने पूरी उम्र बिता दी है लोगों के बारे में सोचने में, चिंता करने में। इट इज़ नाउ टाइम फॉर मी टू बी माई सेल्फ। तो अब समय आ गया है कि मैं अपने बारे में सोचूं, खुद बनूं, मतलब जो मैं होना चाहता हूं, जो मैं वास्तविकता में हूं, मैं वो हूं। आई रैदर फ्लिपेंटली कंक्लूडेड। फ्लिपेंटली मतलब हल्के से मैंने कैजुअली ऐसे बोल दिया कि दिस इज वॉट आई एम, कि मैं यही हूँ, जो मैं हूँ, तुम्हारे सामने जो हूँ मैं ऐसा ही हूँ। This is a lesson I sometimes forget when imparting my words of wisdom to those dear to me। बोले ये जो सीख है ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, कई दफ़ा भूल जाता हूँ जब मैं कुछ विजडम, ज्ञान की बातें अपने जो करीबी हैं, जो प्रियजन हैं, उनको बता रहा हूँ। A long time as an engineer has made me too rational and logical। बोल रहे हैं एक बड़ा ही लंबा समय जिसने जहाँ जो मैंने एक इंजीनियर के तौर पे बिताया है उसने मेरे को बहुत ज़्यादा रैशनल, रैशनल मतलब तर्क संगत और लॉजिकल बना दिया है। यानी कि आप हर चीज़ों के पीछे का इफ़ एंड बट, उसका कॉज वगैरह देखते हैं। आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ एट द रिसीविंग एंड। बोल रहे हैं कि मैं अक्सर अपने आप को रिसीविंग एंड पे पाता हूँ। रिसीविंग एंड पे मतलब निशाने पे, किसी चीज़ के टारगेट पे। When I abruptly interrupt my wife as she starts talking about something bothering her। जब मैं अपनी बीवी को, वाइफ को बीच में रोक देता हूँ जब वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू करती है जो उसको परेशान कर रही हो। A situation that I may feel is beyond her control। वो एक ऐसी स्थिति की बात कर रही हो सकती है जो उसके समझ के, उसके कंट्रोल के परे है। आई कन्वीनियंटली फॉरगेट माई लर्निंग्स ओवर अ लाइफ टाइम। तब मैं बड़े ही सुविधाजनक रूप से जो मैंने सीख पूरी जीवन भर सीखी है उसको भूल जाता हूँ। टिल शी रिमाइंड्स मी दैट शी इज़ अवेयर ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। जब तक कि वो मुझे याद ना करा दे कि उसको पता है, वो कहती है, उनकी वाइफ कहती है कि मुझे पता है कि ये स्थिति असंभव है,
ये बात मैं जानती हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन बयां करना चाहती हूँ। शी वॉन्ट्स मी टू लेट हर वेंट हर फ्रस्ट्रेशन। वो केवल मुझसे इतना चाहती है कि मैं उनको अपना गुस्सा, उनकी भड़ास निकालने दूँ। आई रियलाइज देयर इज अ लॉट आई नीड टू वर्क ऑन। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इन ऑथर मिग्नॉन जी एबरहार्ट्स वर्ड्स, बोल रहे हैं इन ऑथर के शब्दों में, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इज नेवर सिंपल टू फॉलो। बोल रहे हैं जो मानवीय रिश्ते हैं उनकी जो जटिलता है वो इतनी आसान नहीं है कि किसी ने रास्ता खोज लिया और आप उस रास्ते पे चल पड़े। ऐसा नहीं है, हर एक की जर्नी अलग है। इट इज लाइक इंट्रिकेट लेस वर्क। इंट्रिकेट मतलब बड़ा ही जटिल। तो बोल रहे हैं ये ऐसा है जैसे कि बहुत ही जटिल लेस वर्क। आपने लेस देखी है कभी? उसके ऊपर आप काम देखेंगे ना तो बहुत बारीक बारीक धागे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, वो फूल पत्तियों के डिजाइन या फिर कुछ पैटर्न बना रहे होते हैं। बट लेस वर्क मेड ऑफ स्टील, लेकिन ये जो लेस वर्क है स्टील का बना हुआ है, यानी कि बड़ा कठोर है। टू कंक्लूड, अब अंत में वो सारी चीज़ों का सार निकाल रहे हैं। रिलेशनशिप्स आर इंट्रिकेट, रिलेशनशिप बहुत जटिल है। शेप्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिनको आप किस दिशा में लेकर जाएंगे वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके इमोशंस और डीप सीटेड वैल्यूज, यानी कि जो आपके गहरी परवरिश है, जो आपके परवरिश में जो चीज़ें गड़ी हुई हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। My journey has been one of constant learning, understanding that relationships cannot be governed by rigid logic. और मेरी जो जर्नी रही है वो निरंतर सीखने और समझने की रही है कि रिश्ते जो हैं वो किसी रिजिड लॉजिक से नहीं चल सकते, बट बाय सेंसिटिविटी एंड एम्पथी। लेकिन वो चलते हैं संभावना के साथ में, इमोशंस के साथ में और एम्पथी, सहानुभूति के साथ में। From childhood lessons of responsibility to professional experiences that connected me with people on a deeper level. बोल रहे हैं चाहे मेरे बचपन के लेसन्स हो, सीख हो जिम्मेदारी की, या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो कि मैं लोगों के साथ में कितने गहराई से कनेक्ट कर पाया, I realized that emotions must be acknowledged, not judged. तो मैंने ये सीखा है कि किसी के भी इमोशंस हैं हमें उनको स्वीकार करना चाहिए, ना कि उनको जज करना चाहिए। Over the years, I have also recognized my own need to evolve. पिछले कई सालों में मैंने ये भी सीखा है कि मुझे खुद को भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। While my rationality has served me well, जहाँ मेरी रैशनैलिटी ने, तर्क संगतता ने मुझे अच्छा नतीजा दिया है, it sometimes overshadows the simple act of listening. लेकिन कई दफ़ा ये क्या करता है, जो एक सिंपल सा कार्य होता है कि आपको बस बात सुननी है किसी व्यक्ति की, उसको भी ये ओवरशैडो कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। As my wife often reminds me that not every problem requires a solution. जैसा कि मेरी वाइफ ने मुझे रिमाइंड भी करती है कि हर एक समस्या का समाधान ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई दफ़ा लोगों को बस ये चाहिए कि कोई उनकी बात समझे, सुने। Sometimes people just need to be heard. As I continue to navigate relationships, I strive to embrace emotions without over analyzing them. अब जब मैं अपने रिश्तों को अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ नेविगेट करने में, यानी कि उनको खोज रहा हूँ, उनका सार ढूंढ रहा हूँ, तो मैं इस बात को भी एम्ब्रेस करता हूँ, अपनाता हूँ कि इमोशंस जो है उनको भी अपनाता हूँ बिना ओवर एनालाइजिंग देम। कि किसी के अंदर इमोशंस है तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ड्रामा कर रहा है या सिंपैथी पाने के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ जजमेंट नहीं है मेरे अंदर। हाँ, वो रो दिया, इस बात पे वो रो दिया, क्यों रोया, क्या हुआ उसने नहीं मुझे बताया, नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो मेरे सामने रो दिया और इस बात को मैं एहसास कर रहा हूँ कि वो रो दिया मेरे सामने। ठीक है, ये हो गया ओवर एनालाइज किए बिना किसी के इमोशंस को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो ये था पैसेज, काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था रिश्तों के ऊपर, रिश्तों के किंतु परंतु को समझाता हुआ पैसेज था। तो ये ना पैसेज जो है, जो राइटर है उनके जीवन को दर्शा रहा है, उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन जिया है, क्या उनकी सीख रही, इन चीज़ों को दर्शा रहा है। चलिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसे है? फर्स्ट एनालिटिकल, तो यहाँ पे एनालाइज नहीं किया गया, उनके जो जीवन की यात्रा थी उससे उन्होंने जो सीखा वो उन्होंने बता दिया, उसमें एनालिसिस तो नहीं है, एक आधा कुछ उनने पहलू बताया होगा, कोई इवेंट या घटना बताई होगी। एनालिसिस का मतलब तो है कि आप पूरी जो उनके जीवन
का था सार वो, उसको पूरे को आप एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा ये गलत किया, ये सही किया, अच्छा किया, बुरा किया। यहाँ पे गलत सही अच्छा बुरा कुछ नहीं है, उनकी जो सीख है उसके बारे में बात है। तो एनालिटिकल नहीं हुआ, क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सरकास्टिक मजाकिया है, व्यंगात्मक है। इनडिफरेंट कि किसी इससे फर्क नहीं पड़ता या फिर इससे हम रिलेट नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव। What can be inferred about the author's perspective on relationships over time? बोल रहे हैं ऑथर का क्या ओपिनियन है कि समय के साथ में रिश्तों के ऊपर उनका क्या ओपिनियन रहा। तो द ऑथर बिलीव्स दैट रिलेशनशिप्स आर बेस्ट हैंडल्ड विद स्ट्रिक्ट लॉजिकल रीजनिंग। ये तो इनकरेक्ट है, उनने अंत में जाके यही समझा ना कि लॉजिकल रीजनिंग से रिश्ते नहीं समझे जा सकते, उनका कोई लॉजिकल रास्ता नहीं है, किसी भी रिश्ते को समझने का कोई एक सटीक रास्ता नहीं है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, उसका किसी भी रिश्ते का एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हर एक की जर्नी अलग है, हर एक का रिश्ते का अलग तरीका है। उसको आप कैसे समझ सकते हैं, इमोशनली कनेक्ट करके। The author initially followed rationality but later realized the importance of emotions and sensitivity in relationship। बिल्कुल करेक्ट है कि शुरुआत में तो वो तर्क संगत ही थे, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हर चीज में तर्क नहीं घुसाए जा सकते, हर जगह पे लॉजिक्स नहीं लगाए जा सकते। कहीं पे आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा, कहीं पे आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The author believes that emotions should be completely suppressed for healthy relationship। Incorrect है। फिर आप क्या है, आप एक कंप्यूटर के साथ में जैसा आप रिश्ता रखते हैं वैसा ही रिश्ता आपका किसी और के साथ में होगा, है ना, चाहे भाई बहन पति पत्नी कोई भी हो उसके साथ में। क्योंकि अगर आप इमोशंस नहीं रखेंगे, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पे चलेंगे, तो वो तो कंप्यूटर है, राइट। दैट्स एन लैपटॉप और अ कंप्यूटर और अ प्रोसेसर, not a human relation. The author argues that relationship should be governed by childhood teachings alone। इनकरेक्ट है। चाइल्डहुड टीचिंग्स जो है वो भी गवर्न करती हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस गवर्न करते हैं, आप इमोशनली किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं वो गवर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The author compares the professional journey of a retiring staff member to a rose। उनने रोज के साथ में कंपेयर करा था, and the transition after retirement to a blooming flower, नए खिलते हुए फ्लावर की तरह। river and waterfall, tree and falling leaves, rose and blooming flower। option C is correct। Why did the author's wife often remind him not to interrupt when she was sharing her frustration? क्योंकि उनका कहना था कि मुझे आपके सलाह मशवरा नहीं चाहिए, मुझे आपका सजेशन नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलने दें, आप मेरी बात सुने, ताकि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल सकूँ। और मैक्सिमम टाइम ना, कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपने दुख के बारे में बता रहा है तो आपसे कोई सजेशन नहीं मांग रहा, वो आपकी कोई सलाह नहीं मांग रहा, वो आपको बस इतना चाहता है कि आप उसकी बात सुने समझें। हो सकता है कि आप उसको ये कह दें कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहो। हो सकता है आंसर उसके पास ही हो, अपनी समस्या का जवाब उसके पास ही हो, बस वो आपसे सुन, आपको बस अपनी बात बताना चाह रहा है, व्यक्त करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि कोई मेरी बात सुने। बिकॉज शी वॉन्टेड हिम टू प्रोवाइड इमीडिएट सोल्यूशन। इनकरेक्ट है, वो सोल्यूशन नहीं चाहती थी। बिकॉज शी नीडेड टू एक्सप्रेस हर इमोशंस रादर देन रिसीव लॉजिकल एडवाइस। बिल्कुल करेक्ट है, वो केवल अपना जो भी इमोशन है उसको बाहर व्यक्त करना चाह रही थी, बजाय कि कोई उनको तर्क संगत कोई एडवाइस दे, सुझाव दे, सजेशंस दे। इसकी बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपना इमोशन व्यक्त करना चाह रहे थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिकॉज शी वॉन्टेड हिम टू करेक्ट हर थिंकिंग प्रोसेस। अब आप किसी दूसरे व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया को ठीक कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग अगर गलत है तो आप ठीक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, वो भी नहीं चाह रही, तुम बस सुनो। सो सी इनकरेक्ट है। बिकॉज शी बिलीव दैट साइलेंस इज मोर इफेक्टिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो साइलेंस वाला हथकंडा था वो उनके हस्बैंड यानी कि जो राइटर है उनका था, वो साइलेंस रहना पसंद करते थे, साइलेंस प्रेफर करते थे, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो चाहे इमोशनली हो, वो नहीं कनेक्ट कर पाते थे लोगों से, हो सकता है वो इंट्रोवर्ट होंगे। लेकिन ये इनकरेक्ट है, उनकी वाइफ का ऐसा कोई मानना नहीं। वट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग लॉजिकल इन रिलेशनशिप्स। कि रिलेशनशिप में लॉजिकल होना कितना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, रिलेशनशिप्स लॉजिक से नहीं चलते, इमोशन से चलते हैं। द नेसेसिटी ऑफ सप्रेसिंग इमोशंस फॉर अ स्टेबल लाइफ।
इनकरेक्ट है। आपको अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए अपने इमोशंस को बिल्कुल सप्रेस नहीं करना चाहिए। जहां आप अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगे ना, वहीं पे आपका जीवन पूरा उथल पुथल हो जाएगा और आप खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ करियर सक्सेस ओवर पर्सनल रिलेशनशिप्स, इनकरेक्ट है। यहाँ पे अपने करियर पे सफलता, उसको पर्सनल रिलेशनशिप से ऊपर प्राथमिकता देने की बात नहीं कही है। द इवॉल्विंग नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि जो ह्यूमन इमोशंस और रिलेशंस का रिश्ता बदलता रहता है, बनता बिगड़ता बदलता ढलता, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। डी इज करेक्ट। इट इज ऑल वन वेदर आई गो टूडे और टुमारो, आप कह रहे हो मैं आज जाऊं या कल, एक ही बात है। तो ऑल वन का मतलब तो सभी एक है। तो सभी एक नहीं, एक ही बात है। आपने ये बोलना है कि मैं आज जाऊं या कल जाऊं, बात तो एक ही है ना। तो आप क्या बोलेंगे, जस्ट द सेम, नॉट ऑल वन। क्या होगा, जस्ट द सेम। तो ऑप्शन ए जस्ट द सेम इज करेक्ट। द स्ट्रीट इज क्राउडेड, जो स्ट्रीट है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। यू कुड इजिली गेट लॉस्ट इन दिस डैश, तो अब ये बहुत भरी खचाखच भरी हुई अगर स्ट्रीट है तो उसमें वो क्या बन जाएगा, भूल भुलैया, जिसमें आप गुम हो जाएंगे। तो उसको क्या बोला जाता है, मेज, MEZE, मेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फेज, फेज मतलब एक पहलू, एक अवस्था। फेज, FAZE, यानी कि परेशान करना, विचलित करना। मेज, बुट्टा। तो ऑप्शन ए मेज इज करेक्ट। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है जो बड़ा ही जिद्दी हो, जिसको बहुत स्टबन हो, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब बिल्कुल, सूटेबल, बिल्कुल करेक्ट। कंप्लायंट, कंप्लायंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, जो अलग अलग चीजों में पारंगत हो या फिर बहुत अच्छे से कर सकता हो। डिफाइंड, डिफाइंड मतलब विद्रोही। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विद्रोही को आप कंट्रोल नहीं ना कर सकते, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्पैनिश पर्सन आर वेल नोन वर्ल्ड वाइड, पर्सन जो है वो सिंगुलर में आता है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं पर्सन की, भाई ये जो व्यक्ति है दैट पर्सन इज नॉट गुड, तो वो पर्सन हो गया। लेकिन जब आप लोगों की बात करें तो स्पैनिश पीपल आएगा ना कि पर्सन। स्पैनिश पीपल आर वेल नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी एंड फूड। तो एरर कहाँ है, पर्सन में एरर है, पीपल आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Identify the sentence with an error with respect to the use of present tense. Okay, जिस स्टेटमेंट में प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल में गलती है वो हमें ढूंढना है। शी सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग, तो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, शी इज सिंगिंग, और सिंगिंग जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो शी इज सिंगिंग, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। शी हैज और संग बताता है पास्ट में। शी सिंग्स, सिंग्स जो है वो बताता है कि आमतौर पे जो जेनरिक एक स्टेटमेंट है कि वो आमतौर पे गाती है, रोमांटिक सॉन्ग्स गाती है। तो उसकी बात नहीं करें, आमतौर पे जो गाती है उसकी बात नहीं करें, अभी गा रही है उसकी बात करें, तो ये भी इनकरेक्ट है। शी हैज भी बता रहा है पास्ट को, बीन सिंगिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट। इट इज बींग आस्क्ड वाई देयर हैज बीन नो डैश टेकन येट, तो ये पूछा जा रहा है कि अब तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, राइट। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का कारण या सोर्स स्थापित करना, राइट, तो वो क्या एट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन करना। एक्शन, कार्यवाही। सिंप्लीफिकेशन यानी कि किसी चीज को सरल बनाना, तो यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन सी एक्शन इज करेक्ट। That scientist worked relentlessly to improve the instrument for measuring electric current. अब जो highlighted part है उसके लिए हम वन वर्ड यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं उस साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत करी ताकि वो जो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए काम आता है उसको बेहतर कर सके। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम आता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, एमीटर, ठीक है। कंपस, कंपस काम आती है दिशा को निर्धारित करने के लिए, दिशा बताने के लिए। थर्मोमीटर, टेम्परेचर के लिए। कैलकुलेटर, मैथ्स के सम वगैरह सॉल्व करने के लिए। अमीटर, करंट के लिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ ही ट्राइड, ही जो है सिंगुलर है, बोल रहे हैं कि कोई भी इस समस्या को हल कर सकता है अगर वो ट्राई करे तो। ही तो है कि राम इस समस्या को सॉल्व कर सकता है, श्याम कर सकता है, या फिर कोई भी नाम का व्यक्ति है, अगर ही ट्राइज, ठीक है। एनीबडी के लिए क्या आएगा, इफ दे ट्राइड, ठीक है, प्लूरल है, इफ दे ट्राई, इफ दे ट्राई, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्राइड बोला गया है, एनीबडी कैन सॉल्व जो है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है, राइट, कि हर कोई कर सकता है, प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में जो कंडीशनल क्लॉज है वो भी वैसे ही होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो इफ ही ट्राइड की बजाय क्या आएगा, इफ दे ट्राइड की बजाय क्या आएगा, दे ट्राई। तो इफ बिकॉज दे ट्राइड नहीं होगा, ट्राई नहीं होगा, इफ दे ट्राई करेक्ट है, फॉर दे ट्राइड इनकरेक्ट है, फॉर भी नहीं आएगा, इफ दे वर ट्राइड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवेनेसेंट मतलब कि अस्थाई या फिर जो लंबे समय तक ना टिके, ठीक है, टेम्पररी हो, ट्रांजिएंट हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है इमिटेशन, इमिटेशन मतलब किसी की नकल करना। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। एग्जेम्पलरी बहुत ही उम्दा, बहुत ही अनुकरण करने वाला, आइडियल। डिलिशियस, डिलिशियस स्वादिष्ट। तो यानी कि ऑप्शन बी फ्लीटिंग इज द सिनोनिम फॉर एवेनेसेंट। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, जब आप निरंतर किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करते रहे उसको क्या बोला जाता है। हम बात करते हैं कि व्यक्ति का जो परसेवरेंस है वही उसको सफलता तक लेके जाता है। परसेवरेंस मतलब निरंतर प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। परस्पिकाशियस मतलब कि बहुत ही चतुर। यूफेमिज्म मतलब कि जो आप हल्के शब्दों का, किसी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। परसेवरेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेकेंट, रेकेंट मतलब अपनी बात वापस लेना। They reinvested in their trades and indulged in unobtrusive consumption at home. बोल रहे हैं कि उन्होंने री इन्वेस्ट करा अपने ट्रेड में, दोबारा इन्वेस्ट करा, और इंडल्ज इन मतलब शामिल होना किस चीज में, अनऑब्स्ट्रूसिव कंजम्पशन एट होम, कि ऐसी कंजम्पशन घर पे स्टार्ट कर दी कि जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना जाए, ठीक है, लो की जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, राइट। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो स्पष्ट है, क्लियर है। प्रोपोस्ट्रस मतलब बेतुका, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, और फेंट मतलब हल्का। ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। हैविंग बिलीफ इन योर सेल्फ इज द मोस्ट बिगर की टू सक्सेस। मोस्ट जो है वो दर्शा रहा है सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री। बिगर दर्शा रहा है कंपैरेटिव डिग्री। तो इनकरेक्ट हो गया, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, इनकरेक्ट है। और बिगर के लिए बिग जो है वो ऐसा शब्द है जिसके लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बिगर और बिगेस्ट होता है। तो इसमें मोर और मोस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोर और मोस्ट की जरूरत नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। हैविंग बिलीव्स, यहाँ पे बिलीव्स एस नहीं आएगा, ठीक है। इज बिगर की टू सक्सेस, बिगर अगेन कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, हैविंग बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीफ इन योर सेल्फ इज द बिग की, बिग नहीं आएगा बिगेस्ट आएगा। हैविंग बिलीव इन योर सेल्फ इज द बिगेस्ट की टू सक्सेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। माई मदर ऑलवेज डैश टू हेल्प पीपल, बोल रहे हैं मेरी माँ हमेशा डैश करती है लोगों की मदद करने के लिए। तो टेक्स अ रेन चेक, टेक्स अ रेन चेक मतलब किसी भी आमंत्रण या प्रस्ताव को स्थगित करने, बाद के लिए स्थगित करना। टर्न्स अ डेफ ईयर, टर्न्स अ डेफ ईयर मतलब किसी बात को या किसी के रिक्वेस्ट को अनदेखा करना। ब्रेक्स द बैंक, ब्रेक्स द बैंक मतलब जरूरत से ज्यादा, या फिर सॉरी जरूरत से ज्यादा नहीं, आपके पास जितना है उससे ज्यादा खर्चा करना। गोज दी एक्स्ट्रा माइल, गोज दी एक्स्ट्रा माइल मतलब कि बहुत ज्यादा अधिक प्रयास करना, अब उपेक्षा से भी अधिक प्रयास करना, या फिर हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा आगे तक कदम उठाना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस बताना है। द एथलीट रैन क्विकली अक्रॉस द फिनिश लाइन। तो क्विकली के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। QUICKLY होता है, LEY नहीं होता, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। द एथलीट रैन क्विकली अक्रॉस द फिनिश लाइन करेक्ट है। एथलीट, एथलीट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्विकली में के मिसिंग है, फिनिश में डबल लाइन आ रहा है। एथलीट में बड़े सारे ई आ गए हैं, यहाँ पे भी ई आ गया है, क्विकली का के मिसिंग है, अक्रॉस द फिनिश लाइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Indeed, Jack is one of the clever men I have ever met. बोल रहे यकीनन जैक जो है वो जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला हूँ, जितने भी क्लेवर चतुर चालाक लोगों से मैं मिला हूँ, उन सब में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्लेवर है। तो सबसे ज्यादा बताने के लिए क्या हो जाएगा, क्लेवर का क्लेवरेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट। द मोस्ट यानी कि
The cleverest men I have ever met. Option A is correct. It dash no discriminations to nationality, race, religious beliefs, class और political opinions बोल रहे हैं इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होता नेशनैलिटी को लेके, रेस को लेके, रिलीजियस बिलीफ को लेके, क्लास को लेके या पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेके। अब इसमें किस तरीके का भेदभाव नहीं होता। इट endeavors टू डैश द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं ये अचीव करना चाहता है। endeavors टू मतलब कुछ अचीव करना या कुछ करने का प्रयास करना। डैश द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स तो लोगों की तकलीफ को कम करने की बात कर रहा होगा ना, क्योंकि भेदभाव नहीं करता तो मतलब कुछ अच्छी पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो यानी कि कम करने की बात कर रहा होगा। बीइंग गाइडेड सोली बाय डैश नीड्स और ये केवल और केवल डैश जरूरतों के ऊपर निर्भर करता है, उनके अनुरूप चलता है। एंड टू गिव प्रायोरिटी टू दी डैश अर्जेंट केसेस ऑफ डिस्ट्रेस और ये प्राथमिकता दी जाती है जो सबसे ज्यादा द आ गया तो मतलब सबसे ज्यादा जो अर्जेंट केसेस होते हैं तनाव के, मुसीबत के, उनको प्रायोरिटी देता है। इट promotes mutual understanding, friendship, cooperation and lasting peace dash all people तो बोल रहे हैं इससे बढ़ावा मिलता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप को, कोऑपरेशन को और लंबे समय तक एक स्थायी शांति के लिए अमंगस्ट ऑल पीपल हो सकता है। ठीक है, कि सभी लोगों के बीच में। इट मेक मेड मेक्स या हैड मेड तो ये नहीं करता है तो इट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट endeavors टू कोशिश करता है क्या करने की, कम करने की, द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, रिलीव मतलब उनको कष्ट मुक्त करना, इंक्रीज बढ़ाना, क्लियर साफ करना, डिक्रीज कम करना। तो यहाँ पे शांति, उनको उनकी तकलीफ को, कष्ट को कम करने की बात की जा रही है तो इट endeavors टू रिलीव द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इज करेक्ट। अब डिक्रीज का मतलब भी कम करना ही होता है लेकिन ये endeavors टू के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, endeavors टू जो अभी कर रहा है, endeavors टू डिक्रीज हो सकता था लेकिन डिक्रीज्ड नहीं होगा। being guided solely by dash needs, by your need, her need, his need या their need, लोगों की बात करें तो लोगों की जरूरतों की बात होगी तो their need। and to give priority to the dash urgent cases of distress, most urgent, option B is correct। it promotes mutual understanding, friendship, cooperation and lasting peace amongst all people, into all people, of all people, at all people नहीं होगा, amongst all people, option C is correct। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।